नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं और हमारा जो आज का विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण। जी हां, आज हम बात करेंगे हाल ही में जो नए कृषि कानून आए हैं उनके बारे में। विषय रहेगा कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। ये हमारा आज का विषय। और इस विषय से संबंधित अगर आप अपना कोई जानकारी आप लेनी चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए या कहें कि जो हमारा आज का विषय है उस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरबीर सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग के IRI यानी पूसा नई दिल्ली में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सभी को मेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बता दें हमारे साथ आज जो दूसरे हमारे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीरपाल सिंह जी। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश हम करेंगे कितने महत्वपूर्ण हमारे जो नए कृषि कानून आए और किस तरह का बदलाव नजर आएगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बीरपाल सिंह। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ कार्यक्रम की। और जैसा हमने आपको बताया कि जिस तरीके से जो कृषि कानून आए, आवश्यकता लगातार एक महसूस की जा रही थी। हालांकि इसको लेके एक विरोधाभास जो है वो भी नजर आया था, लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसके पीछे के अर्थशास्त्र की बात की जाए, ये जानना बेहद ज़रूरी कि आखिर हमें आवश्यकता क्या थी और किस तरीके का बदलाव जो है वो हमें नज़र आ सकेगा। खासतौर से यहाँ डॉक्टर हरबीर आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम की, किस तरीके की आवश्यकताएं चल रही थी और इसके बाद से जब हम कह सकते हैं जब नया कृषि कानून अब हमारे पास है, किस तरह का बदलाव जो है वो नज़र आ सकेगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि डालनी पड़ेगी। जो पहले से अगर हम इसको इस तरह से समझे कि अगर आपको ध्यान हो, हमारे किसान भाई ये सब जानते हैं अच्छे से कि 60 के दशक में हम बहुत सारा गेहूं आयात करते थे। उस समय हमारे पास खाद्यान्न की बहुत कमी थी। तो और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय हमारा गेहूं का उत्पादन 10-15 मिलियन टन था तो तब आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। आयात पर निर्भर उसका 50% का मात्रा जो ना आयात पर निर्भर रहते थे हम जी। और जहाँ तक हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो लाल गेहूं के नाम से उसको बोलते थे वो, और वो खाने में भी उतना स्वादिष्ट नहीं था। ये सब फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट को, खाद्यान्न की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार ने नई नई तकनीक लेके आए। मैक्सिकन व्हीट जिसको बोलते हैं, मैक्सिकन गेहूं, वो लेके आए। उसके साथ में अन्य सुविधाएं जैसे कि खाद, बीज, पानी और सभी तरह की मार्केट उस समय उसकी जरूरत थी कि उसको बढ़ावा दे सके जी। तो उसके लिए ये सब APMC की शुरुआत वहाँ से हुई। हालांकि उससे पहले भी APMC था, लेकिन वो केवल कॉटन पे आधारित था। कॉटन पे ज़्यादा उसकी खरीद फरोख्त होती थी और कॉटन की खरीद फरोख्त होती थी कि विशेष उसका मेन पर्पज ये था कि इंडस्ट्री के लिए कॉटन सस्ते रेट पे उपलब्ध कराई जाए जी। लेकिन हम उसमें न जाके, उस हिस्ट्री में न जाके हम जाएंगे यहाँ पे कि जहाँ से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई जी। तो ये नई तकनीक की वजह से और नई जो ढांचा दिया गया विपणन का, उसकी वजह से हमारे किसानों को, जिसको हमें नतमस्तक होकर ये स्वीकारना चाहिए कि उनका अद्भुत योगदान रहा है। जहाँ हम पहले व्हीट का उत्पादन की अगर आप बात करते हैं 100 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया है जी, बिल्कुल। और कुल खाद्यान्न उत्पादन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि करंट ईयर 19-20 में, लेटेस्ट ईयर में, ये 295 मिलियन टन यानी कि 29.5 करोड़ टन के लगभग खाद्यान्न उत्पादन है। तो जिस समय ये शुरुआत की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि खाद्य आपूर्ति की सुनिश्चितता कैसे करें। बिल्कुल एक अभूतपूर्व योगदान हम किसानों का मान सकते हैं जो रहा। जैसे आपने कहा कि एक वक्त था जब हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज के समय में हम निर्यात की स्थिति में काफ़ी बेहतर स्थिति, बफर स्टॉक के अलावा भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति नज़र आती है। यहाँ डॉक्टर बीरपाल जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब नए कानून की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं लगातार जो बदल रही थी और उनको देखते हुए मांग हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा बाजार है कृषि बाजार की जब हम बात करते हैं, उस बाजार के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि किसान को ज़्यादा मुनाफा मिल सके। उसके लिए आवश्यक है कि जो बाजार है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात है ये। मैं ये बताना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 महीने पहले कहा था
कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है जी। उसके लिए उनकी फैसिलिटी डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और किसानों को जो कनेक्टिविटी है रोड से जोड़ा जाएगा, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह वगैरह फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। उनका जो भी उत्पाद है उसको सुनिश्चित करने के लिए जी। उसके बाद में सरकार ने क्या सोचा कि भाई एपीएमसी के थ्रू जो भी किसान अपना माल बेचने के लिए जा रहे हैं, और एपीएमसी के अंडर पहले देखा होगा आपने भाई, हमारे वहां पर जो कमीशन एजेंट है वो हावी थे, किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा था। इस सुविधा के लिए इस सुविधा से किसानों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने सोचा कि हम ऐसा काम करें जिससे कि मंडी से बाहर भी किसान अपना माल बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बेच सके। जी बिल्कुल, आवश्यक यही था कि एक बदलाव जो है वो नजर आ सके कृषि क्षेत्र में और उसके जरिए बड़ा बदलाव कृषि बाजार में महसूस कर सकें, और उसी के लिए हम मान सकते हैं जो नए कृषि कानून आए हैं काफी मददगार। आइए इस बारे में एक पहले की रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी, लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने के विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से जो नए कृषि कानून हैं इनको एक आज़ादी के तौर पर देखा जा रहा है किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, क्योंकि आने वाले समय को भी अगर देखा जाए लगातार मांग जो है वो बढ़ती रहती है और उस मांग को पूरा करते हैं हमारे किसान, लेकिन ऐसे में आवश्यकता है कि जो उनकी मांग चल रही हैं उनको भी पूरा किया जाए। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हरबीर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लगातार एक जो स्थिति थी उसमें हमने परिवर्तन किया, बदलाव हमने देखा हरित क्रांति के बाद से, लेकिन क्या हम मान सकते हैं अब आने वाला जो समय है, क्योंकि एक लक्ष्य कि किसानों की आय को दुगना करना भी है और माना जाता था कि जब किसान अपना उत्पाद लेके मंडियों पे पहुंचता था तो उचित या वाजिब दाम उसको नहीं मिल पाता था, क्या उसी में एक बड़े बदलाव की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मैं जहाँ से मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे छोड़ी थी, तो विपणन की जो स्थिति थी उसमें हमने शुरुआत में देखा कि शुरुआती दौर में किसानों को अच्छा दाम मिला, एक संगठित बाजार मिला और उसमें उनको काफी सुविधा हुई अपने बाजार, अपने कृषि उत्पाद को बेचने में जी। लेकिन समय के अनुसार समय जैसे बीतता गया, उसके जो मुख्य उसका उद्देश्य था कि बेस्ट प्राइस, मतलब प्राइस डिस्कवरी, अच्छा मूल्य मिले किसान को और बाकी सारी सुविधाएं मिले मार्केट में,
अच्छी सड़कें मिले, अच्छा वहाँ पे पेमेंट टाइम से हो, वो सब सुविधाएं धीरे धीरे कम होती गई। जो बुनियादी सेवाएं थी, जो बुनियादी सेवाएं बेसिकली कम होती गई। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने कुछ डेटा का देखा था कि अगर मैं साधारण भाषा में किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा इस तरह की, अगर ये 2000 में, सन 2000 में 1 यूनिट आवक पे अगर मंडी की आमदनी 1 रुपया थी, तो 2018 में 1 यूनिट आवक पे मंडी की आमदनी 2.5 रुपये हो गई जी। तो यानी कि मंडी के जो चार्जेज है, जो मंडी के टैक्स लगते हैं, कई तरह के शुल्क जो लिए जाते थे, कई तरह उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जहां तक मंडी सुविधाओं की बात करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी नगण्य रही है जी। और दूसरी बात यह है कि सभी किसानों को मंडी का एक्सेस नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए, किसान भाइयों के लिए बता दूं कि ये हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि एक मंडी कम से कम 5 किलोमीटर के एक एरिया में होनी चाहिए कम से कम। लेकिन अगर देखा जाए तो सामान्यतः एक मंडी का क्षेत्र अभी पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें तो 480 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का औसतन अगर हम देखते हैं जी। हरियाणा पंजाब में मंडी सिस्टम बहुत बेहतर है, वहाँ पे ये 110 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी मिल जाएगी आपको, इसलिए वहाँ पे खरीद अच्छी हो पाती है जी। और वो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी में, हमारी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए हम हर तरह से उनका आभार व्यक्त भी करते हैं सभी किसान भाइयों का, न केवल हरियाणा और पंजाब बल्कि पूरे देश में जो भी खाद्यान्न में जो जिसका योगदान रहा है उसको सबको स्वीकारना चाहिए जी। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या है कि इसके बाद जो ये सुविधाएं नहीं दे पाए, अब दूसरी बात यह है कि मंडी की एक्सेस, मंडी की पहुंच सभी किसानों को भी नहीं है। वहां पे जो बेचने जाते हैं तो लघु और सीमांत किसान जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम उत्पाद होता है, वो अपने डोर स्टेप से बेच देते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जहां तक एपीएमसी नियम की बात है, तो उसमें तो यह है कि आप मंडी से बाहर कोई खरीद बेच कर ही नहीं सकते जी। लेकिन अब उसी में बदलाव कर दिया लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मंडी के बाहर खरीद फरोख्त हो रही थी जी। उसमें कोई नई चीज नहीं है। जो वर्तमान विधेयक आए हैं उसमें उसकी खरीद फरोख्त को जो मंडी के बाहर हो रही थी उसको नियमित करने का प्रावधान किया गया है जी। ताकि हमारे पास सभी तरह का ये निगरानी हम कर सके, कहाँ पे किस तरह की खरीद हो रही है, कौन खरीद कर रहा है, किस रेट पे कर रहा है, ये सब का प्रावधान इसमें जी। ताकि किसानों को ज्यादा मार्केट, एक तरह से मैं कहूँगा सामान्य भाषा में आपका बाजार आपके द्वार जी। बिल्कुल। क्या ये इस तरह से, मतलब इस तरह की सोच को डेवलप करने के लिए किया गया है। उसके अलावा भी बाकी जो बिल है ये एक पूरा पैकेज है, केवल ये तो जो आज हम बात कर रहे हैं तो एक बिल की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार की जो दूरदृष्टि वो ये है कि पूरा पैकेज ओवरऑल कृषि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। बिल्कुल, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि किसानों के लिए और किस तरीके से कल्याणकारी या उनके हितों में हम मान सकते हैं। यहाँ डॉक्टर बीरपाल आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण था और कैसे बदलाव की हम बात करते हैं। और अब ये जो नया कृषि कानून है, इसके जरिए हम मान सकते हैं किसान को आज़ादी है कि वो अपना उत्पाद कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, जबकि अब से पहले हम देखते थे ना सिर्फ मंडियों में शुल्क लगता था, एक राज्य से दूसरे राज्य की बात की जाए वहां शुल्क देना पड़ता था और उसमें भी लाइसेंसी होना जरूरी होता था, जहां तक हम जानकारी रखते हैं। लेकिन अब ये है कि वो सीधे तौर पर बेच सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि सरकार ने जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए एपीएमसी के पैरेलल ये जो सुविधा देनी चाहिए है कि जिससे मंडी या मंडी के बाहर, अपने प्रदेश या प्रदेश से बाहर आप कहीं भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र रहें। आप अब निर्विवाद रूप से आप अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। देखिए, जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, परिवहन लागत कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना भी सरकार का उद्देश्य है। सरकार चाह रही है कि हमारे देश में, जैसे कि मैं बताऊं, 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पास मार्केटेबल जो सरप्लस है, मतलब बेचने के लिए बाजार में जो उत्पाद है वो बहुत कम है जी। तो उन किसानों को बेचारे को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने सोचा कि भी मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में, जैसे फार्म गेट, जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, फार्म गेट, वेयर हाउसेज, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी किसान अपने उत्पाद का व्यापार कर सके। मतलब किसानों को एक ऐसी, इस बिल के अंदर जो तीन ही कानून अभी बनाए हैं सरकार ने, इन बिलों के द्वारा सरकार
है कि किसान बिल्कुल अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र है। उसको जिस जगह भी मतलब अधिक अपने उत्पाद का अधिक मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले, वो वहां बेचने के स्वतंत्र है। जी, जैसे आपने अभी बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कह रहे हैं, मैं इससे के संबंध में भी अपने सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपनी फसल का हो रहा है जी। आप जैसे किसान भाई डरे हुए हैं कि भाई हमारी जमीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी, वो कर देंगे, मतलब इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है जी। देखो, कृषकों, व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधा जोड़ना, कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही किसान की उपज का दाम निर्धारित कर देना जी। मतलब ये तो बहुत अच्छी चांसेस सरकार ने डेवलप की हैं, सरकार ने सुविधा देने की कोशिश करी है। बिल्कुल, लगातार सरकार की कोशिश यही कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, साथ ही किसानों को, और वहां पर उनके जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, ये बेहद जरूरी कि उनको जो लाभ है, क्योंकि लागत अगर बढ़ती नजर आती है तो कम से कम किसान का लाभ भी बढ़ सके, उसी के लिए चौतरफा प्रयास जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आगे भी इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो बिशन जी। जी आवाज मिल पा रही है आपको? ये था जी, भी एक कल सरदार जी मुजारे में दिखा रहे थे कल परसों जी, भी मक्की का आटा जी 1 किलो का पैकेट था जी, उसके ऊपर 150 रुपए रेट लिखा हुआ था। तो मक्की तो 14-15 रुपए में लेते हैं, जैसे चना ही है, ये 40 से नीचे ही गया। अब जब बाजार में लेके जाएंगे तो 80-90-100 के कीमत लगाएंगे, यानी वो बेहतर भाव नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो यही है ना, भी किसान से तो या सस्ते में खरीद लिया जी, और जब सेठ की तिजोरी में चला गया तो उसने अपना भाव बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, ये इसी स्थिति में बदलाव की बात कही जा रही है। डॉक्टर हरबी, जैसा कि किसान ने कहा कि मक्का की जब हम बात करते हैं, जो आटा है वो करीब 150 रुपये किलो तक बिक जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है। जो प्रसंस्करण क्षेत्र में खासतौर से जब हम बात करते हैं, किसान को उतना सही वाजिब दाम नहीं मिल पाता। लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं इसी बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं कि किसान को एक अच्छा भाव जो है वो मिल सके अपने उत्पाद का? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत ही, आप कहेंगे कि मैं कहूँगा कि एकदम सटीक क्वेश्चन, सटीक प्रश्न ये पूछा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों को ये लगता है कि मेरा माल बड़े सस्ते में जा रहा है और मार्केट में मुझे बहुत महंगे में मिल रहा है जी। और ये उनका कहना भी वाजिब है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कच्चा माल बेचेंगे बिना उसको ग्रेडिंग किए, बिना उसको छटाई किए, बिना उसको अच्छी क्वालिटी के जी, और बिना कोई मूल्यवर्धन के, अगर प्रोसेसिंग जो मिनिमम, कम से कम न्यूनतम प्रोसेसिंग जो प्रसंस्करण आप अपने लेवल पर, फार्म लेवल पर कर सकते हैं, तो उससे हमेशा ही आपको ज्यादा मूल्य मिलेगा, ज्यादा प्राइस मिलेगा।
कच्चा माल बेचेंगे उसका प्राइस उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये है कि मुझे 15 मिला, 15 मिला और वहां पे मार्केट में 150 मिल रहा है, जैसे उसकी फॉर्म चेंज हुई जी, तो ये किस हद तक सही है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका कितना खर्चा आया है और उसमें कितनी खर्चे के बाद वो किस रेट पे बेच रहा है। तो गुणवत्ता भी काफी हद तक निर्भर करती है। अगर आप कंपटीशन की बात करें, अगर आप प्रतिस्पर्धा मार्केट में है, ओपन मार्केट है, कार्टेल कोई नहीं है, कोई समूह नहीं बने हुए हैं, तो मार्केट में अगर कोई उचित रेट से ज्यादा माल बेचेगा तो बिकेगा ही नहीं जी। और उसमें आप ये देखिए, दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि आप उपभोक्ता को क्या चाहिए। उपभोक्ता को अपनी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के बाद, खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करने के बाद क्या चाहिए कि उसको फल, सब्जी, दूध, उधर उसका एक्सपेंडिचर, उधर उसका खर्च ज्यादा होता है जैसे ही उपभोक्ता की आमदनी बढ़ती है जी। तो अगर आप सपोज आप खाद्यान्न ही उगाते रहेंगे तो उसका दाम आपको उतना नहीं मिलेगा जी। दूसरी बात यह है कि कुपोषण की समस्या देश में बहुत है। कुपोषण और जो हमारे फूड बास्केट है उसमें हमारा ओवर द टाइम जो चेंज आ रहा है ये है कि हमारा खाद्यान्न और सीरियल्स का जो खर्च होता था सीरियल्स के ऊपर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड क्वांटिटी, उससे ज्यादा सीरियल्स खाएंगे नहीं। तो जैसे ही हमारी इनकम आमदनी बढ़ती है तो बाकी चीजों में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में, खाद्यान्न, वो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा जो है, ये भी काफी सुरक्षा, वो सब भी हमें जरूरी है जी। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है ये। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये सब कब आएंगे कि गवर्नमेंट हर जगह उतना निवेश कर सके, ऐसा तो संभव नहीं है जी। ये जगह अगर आपने निजी क्षेत्र को ये छूट दे दिया, और छूट देने का मतलब ये नहीं कि वो जैसे चाहें ऐसे काम करे, उस हमारे इसमें अधिनियम में पूरा प्रावधान है और इसमें कि जो भी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के लोग जो भी मंडी से बाहर जो भी व्यापार करेंगे उनका पूरा लेखा जोखा रखने का प्रावधान है। किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की जा रही हैं। हाँ। डॉक्टर बीरपाल, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो हम मान सकते हैं कि किसान को उसकी उपज का या उत्पाद का बेहतर भाव मिले, इसके लिए जो कृषि कानून है इनका हम मान सकते हैं इस दिशा में हम आगे बढ़ चले हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत अच्छा है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा जी, मतलब को उचित दाम दिलाने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट है जी। इसमें कि आप बुआई से पूर्व ही आप किसी व्यापारी या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कंपनी या व्यापारी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट आपका होकर वो आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि फसल बोने से पूर्व ही हम आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी का सीड भी देंगे, लेबर के पैसे भी देंगे और सिंचाई के पानी भी देंगे, और हम जो कह रहे हैं वो फसल आप उगाइए, और उस फसल उगने से पहले यानी कि सोइंग से पहले ही आपकी उत्पाद की, आपकी फसल के मूल्य भी तय हो जाएंगे जी। तो बिल्कुल डॉक्टर बीरपाल, लेकिन करार से हटके अगर हम सिर्फ इस कानून को अगर देखते हैं जिसमें उपज के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य की बात की जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिस्पर्धा जो है पहले शायद जो मंडी है या बाजार है उसके सामने किसान को करनी पड़ती थी, लेकिन अब किसान के सामने कई विकल्प होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल देखो, आप विकल्प ये हो गए, आप अपने राज्य में या राज्य के बाहर या किसी भी जगह आप स्वतंत्र रहें, आप अपने उत्पाद को ले जाकर मार्केट में बेच सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंडियों के, जैसे कि मैंने पहले बताया, मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट यानी अपने खेत पर ही या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी आप अपने व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं जी। इसलिए आपके लिए स्वायत्तता ही डेवलपमेंट की जा रही है ताकि किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए मतलब बहुत ही उचित पैसा ले सके। जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताऊंगा, किसानों तक आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी मिलेगी, कृषि उपकरण मिलेंगे, उन्नत खाद बीज मिलेंगे, विपणन की लागत कम करके किसानों को आय में वृद्धि करेंगे। मतलब ओवरऑल किसान सरकार का जो विचार है वो ये है कि हम अपने किसानों भाइयों को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे हम उनकी आमदनी दुगनी करें, कैसे हम उनकी आमदनी बढ़ाएं। जैसे कि अभी सरकार का एक नया कंसेप्ट है कि हम एफपीओ बनाएं जी। 2024 तक अभी सरकार के 10,000 एफपीओ पूरे देश में बनाने हैं और 920 बन भी चुके हैं। उसमें क्या है
बिल्कुल एक सही सकारात्मक दिशा में यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर। हेलो। जी जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर ये जानना चाहते जैसे हम स्वतंत्र ही कहीं अदर राज्य में बेच सकते हैं, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर ले जाना है, कहाँ उचित दाम में, मंडियों में जैसे वहाँ कम दाम रहता है सर? जी, यानी मंडियों की जो स्थिति है कैसे जान सकते हैं, ये आप जानना चाह रहे हैं? जी जी, कैसे पता चलेगा हम कंपनियाँ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, हम कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे उनसे सर? जी चलिए, बिल्कुल इनका सवाल है यहाँ पर डॉक्टर अबीर की मंडियों में जो भाव है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, कैसे ये हम एक किसान जो है वो जान सकेगा? ये देखो वही जो मुख्य समस्या सामने आ रही है किसान भाइयों की तरफ से भी कि मंडी से संबंधित सूचना, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, किसान को अगर मालूम हो, अगर मुझे मालूम हो कि मेरा उत्पाद किस मंडी में ज़्यादा रेट पे बिक सकता है, तो मैं किसी जो मेरे सामने दूसरी पार्टी खड़ी है, जो मेरे सामने खरीदार खड़ा है, क्रेता खड़ा है, मैं उससे मोल भाव कर सकता हूँ। और अगर मुझे यही पता नहीं होगा कि कहाँ पे क्या भाव है, तो फिर तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये प्रावधान जो लाए गए हैं, जो अधिनियम है, इसमें ये प्रावधान है कि मार्केट प्राइस इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि मूल्य की सूचना से संबंधित एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए हमारे किसान भाइयों को प्रचलित भाव का पता रहे, और न कि केवल पता रहे, उनको प्रतिदिन के आधार पर अपडेट किया जाए। इनाम जैसा प्लेटफॉर्म आज के समय में भी हमारे पास है, कई तरह के ऐप्स हैं जिसके जो कि हमारे जो पूसा संस्थान है उसके द्वारा विकसित की गई हैं, जहां से आपको बाजार भाव की जानकारी मिलती है कि अगर आप धान आपने फसल ली थी, धान की खरीद जो है कौन सी मंडियों में कितने भाव पर हो रही है, ये सब अब काफ़ी सरल कर दिया गया है। और इसी के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि आप ना सिर्फ अपनी मंडी तक सीमित रहें, बल्कि जो दूसरे राज्य हैं आपको बेहतर भाव वहाँ नज़र आता है, मोबाइल ऐप पे या जो दूसरे पोर्टल हैं सरकारी, उन पर आप देख सकते हैं। इनेम का एक ऐसा पोर्टल जिसके ज़रिए कोशिश यही की गई, एक देश एक मंडी की हम बात करते हैं। और खासतौर से डॉक्टर बीरपाल, अगर देखा जाए एक देश एक मंडी जब तक नहीं होगी, शायद समस्याएँ जो हैं वो काफ़ी रह सकती हैं किसानों के सामने। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा, देखिए जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि किसान को कैसे मालूम होगा कि उस मंडी में भाव अच्छा है। जी, ई ट्रेडिंग के जरिए किसानों को उपज बिक्री के लिए ज्यादा सुविधा तंत्र उपलब्ध कराना सरकार का यही तो उद्देश्य है कि आप अपने घर बैठे अपना नेट खोलिए, अपना या आसपास का जो भी फैसिलिटी होगी वहां इंटरनेट के द्वारा आप सबको देख पाएंगे कि उस मार्केट में धान का रेट क्या है या उस मार्केट में गेहूं का रेट क्या है, या मतलब कोई भी उत्पाद किसान के पास है जो बेचना चाह रहा है, वो ई ट्रेडिंग के जरिए देख सकता है, घर बैठे बैठे उसको मतलब व्यापार के रूप बेच भी सकता है। मतलब उसका रेट तो आपको मालूम हो ही जाएगा किस मंडी में। तो वहां पे ये भी व्यापारी भी होंगे इंटरनेट के ऊपर कि भाई उनका एक अपना डला हुआ होगा कि हमें ये उत्पाद इस रेट तक चाहिए, तो आप बैठे बैठे दे सकते हैं। जी बिल्कुल, करके किसानों को आय में वृद्धि सुनिश्चित करना यही तो है। जी डॉक्टर बीरपाल, एक और दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बिहार से ही हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार अमर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा सवाल है सर, जो मैं तुलसी की खेती करना चाहता हूँ और कंपनी से मैं कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा सर, जो मैं आपको ये फसल दूंगा जी, वो कैसे संपर्क हो पाएगा सर? चलिए बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि अगर तुलसी की खेती ये करते हैं, कैसे जब हम बात करते हैं कि मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों के साथ जुड़ेंगी, कैसे ये सारी जानकारी जो है किसानों तक पहुंचेगी? देखिए, जहाँ तक किसी फसल विशेष की खेती करने की बात है जी, तो हमारे देश में भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की फसल तैयार होती है जी। तो जहाँ पे मुख्य उत्पादन क्षेत्र है किसी फसल विशेष का, तो वहाँ पे कंपनियां जो नहीं आएंगी वहाँ पे पाएंगे कि हाँ ये हमारा क्षेत्र है जहाँ से हमें अच्छे क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता का उत्पाद मिलेगा, तो वो खुद कॉन्टैक्ट करेगी। और इसमें अगर कई बार ये हमने सुनने को आता है कि छोटे किसान जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती, तो उनके पास कौन कंपनी जाएगी? उसमें फिर क्या होगा, कंपनी भी चाहेगी, उसमें दोनों पार्टी का फायदा होना चाहिए। कंपनी भी चाहेगी कि किसान एक समूह बना ले, समूह जिसको कृषक उत्पादक संगठन बोलते हैं, एफपीओ जिसको बोलते हैं, अभी डॉक्टर बीरपाल जी ने भी बोला था। तो एफपीओ के लिए प्रोविजन है, 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। और
अगर एफपीओ उस ग्रुप में कंपनी के साथ काम करते हैं, उसमें उनके साथ अनुबंध करते हैं, तो उनको न केवल सस्ते में इनपुट मिलेगी बल्कि अच्छा भाव भी मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, लागत को कम किया जाएगा और जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है, इसलिए हम मान सकते हैं तमाम जो कवायद हैं वो की जा रही हैं, लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ इसको सही ढंग से समझने की, क्योंकि कई तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो भी कही जा रही हैं, लेकिन आपको जो सच है उसको जानना होगा, समझना होगा और उसको अपनाना होगा, जिससे और ज़्यादा बेहतर स्थिति जो है वो किसानों की हो सके। आगे भी इस बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान में लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में, किस तरीके से किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इन्हीं कानूनों को लेकर कई तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो किसानों के बीच तक पहुंचा दी गई, उसी वजह से विरोधाभास की स्थिति भी नजर आई। लेकिन खुद हम अगर बात करें प्रधानमंत्री की या फिर हमारे कृषि मंत्री की, उन्होंने कई बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र किया कि जो तमाम सुविधाएं किसानों के लिए चल रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बेहतरी के लिए बदलाव किया जा रहा है। और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अगर देखा जाए डॉक्टर हरबीर, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जो बदलाव हो बेहतरी के लिए है, इस बात को जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको भी समझना होगा। ये जहाँ तक ये प्रश्न है एमएसपी का, और माननीय कृषि मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कई मंचों से ये स्पष्ट भी किया है, और मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि इसका तो कहीं प्रश्न ही नहीं है। जब ये कानून बनाया गया, जब ये अधिनियम बनाया गया, इसमें एमएसपी को छेड़ा ही नहीं गया है। ये मंडी को नहीं छेड़ता, मंडी व्यवस्था एज सच जैसी थी यथावत लागू रहेगी, उसको ये छेड़ता नहीं है। और एमएसपी का कोई लेना देना ही नहीं है इस कानून से, उसका लेना देना नहीं है कोई। और इसमें केवल एक तो होती है अवधारणा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या अवधारणा है। एक होता है कि जो अध्ययन करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, अर्थशास्त्री। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जॉन नास एक अर्थशास्त्री हुए हैं, वो नोबेल प्राइज भी उनको मिला है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि अगर मैं विक्रेता हूँ किसी सामान का और मेरे पास खरीदार एक से ज्यादा है, तो उस दिशा में मुझे हमेशा अच्छा प्राइस मिलेगा। अगर मेरे पास एक ही खरीदार है तो ये फिर उसकी
उसकी चॉइस पे उसकी निर्भर करता है कि वो मुझे कितना प्रतिस्पर्धा होगी तो बेहतर भाव हमें मिल सकेगा। बिल्कुल सही जी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करने के लिए ही ये अधिनियम जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जी। और उसके साथ ही इसका जो दूसरे जो अधिनियम है उससे रिलेटेड भी है, इन दिस रिलेटेड इन द सेंस उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसान भाइयों को एक निश्चित मूल्य मिले और जो जोखिम है खेती का वो कम से कम हो सके, खेती में नई तकनीक आ सके, क्योंकि जब भी कोई कंपनी करार करेगी किसान भाइयों से तो उसको तो अच्छी क्वालिटी का उत्पाद चाहिए क्योंकि उसको आगे प्रसंस्करण करना है। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। पहले जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो एमएसपी मूल्य तय करती है वो हमारे को मिल ही नहीं पाते। वो नहीं मिल पाता, ये देखिए समस्या रहती है किसानों की। और अक्सर इस तरह की जो हम कह सकते हैं समस्याएं किसानों के सामने आती हैं, अपना उत्पाद को लेकर बाजार में पहुंचते हैं लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर उनसे खरीद नहीं होती। और इसी के लिए हम मान सकते हैं जो नए कृषि कानून आए हैं जो सुनिश्चित कर रहे हैं उनको इस बात के लिए। यहाँ डॉक्टर वीरपाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो दर्शक जुड़े उन्होंने पूछा कि एमएसपी पर अभी तक अगर बात की जाए उनसे सरकारी खरीद नहीं होती, और साथ ही साथ एक और जो डर है वो किसानों के जहन में ये डाल दिया गया कि एमएसपी जो है वो पूरी तरीके से बंद ही हो जाएगा। किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो तमाम सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी, बल्कि वहां पर और बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा? हाँ, मैं अपने सभी जितने हमारे दर्शक किसान भाई हैं सबको बताना चाहूंगा, जैसे आप इन्होंने बताया है कि हमको एमएसपी नहीं मिल रही, एपीएमसी के थ्रू एमएसपी मिलने की कुछ दिक्कतें थी और उसके एपीएमसी के पैरेलल ही ये जो 3 कानून बनाए हैं उसको मेंटेन करते, मतलब एपीएमसी को एग्जिस्टिंग रखते हुए उसके पैरेलल ये कानून बनाए हैं कि आप किसान मंडी या मंडी के बाहर आप अपने उत्पाद को बेचें। जब आप बाहर बेचेंगे तो इसका मतलब जो अंदर के हमारे कमीशन एजेंट थे, जो रजिस्टर्ड हमारे कमीशन एजेंट हैं, उनके थोड़ी आप माल बेचते थे तो वहां उनकी थोड़ी अपनी मोनोपोली होती थी कि भाई हम ये उत्पाद ठीक नहीं है और इस वजह से इनको हम पूरा प्राइस नहीं देंगे। इस मतलब प्रॉब्लम से किसानों को बचाने के लिए ही कि किसानों को एपीएमसी का उचित रेट मिले, सॉरी एमएसपी का उचित रेट मिले, तो इसलिए ये तीनों कानून बनाए हैं। और किसानों को ये जो एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों एमएसपी थी, एमएसपी चल रही है और एमएसपी बराबर चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने ई प्लेटफॉर्म से लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश भी की है। बिल्कुल डॉक्टर वीरपाल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सत्यव्रत जी नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून बना है जी, तो मुझे ये मालूम करना है, मान लिया हमने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली जी पहले ही, ये तो पहले हो जाएगी बिल्कुल कि हम आपकी फसल इतने रुपए कुंटल खरीदेंगे। तो मान लिया अब धान है, धान हमारा हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली 1300 रुपए कुंटल जी, और बाद में हमें पता चला कि धान बिक रहा है 1700 रुपए कुंटल या 1800 रुपए कुंटल जी, तो उसमें तो हमें ऐसे घाटा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो नया कृषि कानून है उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि अगर आने वाले समय में जो भाव है उसमें बढ़ोतरी होती है तो जो वाजिब भाव है यानी बढ़ा हुआ जो भाव है वो किसान को मिलेगा और जिसका वो हकदार है। मैं चाहूंगा इस बारे में डॉक्टर अरबीर आप और जानकारी दें हमारे दर्शकों को। अवश्य मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आपका जो ये संदेह है ये सत्य नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ सत्य क्यों नहीं है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो अधिनियम है उसमें आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी फर्म के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों की सहमति से होगा, प्राइस निर्धारण दोनों की सहमति से होगा। उसमें ये भी कंडीशन डालने का पूरा प्रावधान है कि अगर बाजार भाव में बदलाव आता है, बाजार भाव बढ़ता है तो कंपनी को बढ़ा हुआ बाजार भाव कितना देना पड़ेगा, ये दोनों की सहमति से तय होगा जी। और ये चीजें ऐसी होती है कि इसकी जानकारी
किसान भाई को भी होती है कि पहले पिछली बार क्या हुआ था, पिछले 5-7 सालों में कैसे प्राइस में उतार चढ़ाव आए हैं, कंपनी को भी होती है। और ये सारे प्रावधान आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, मसौदा साइन करने से पहले ये सारे प्रावधान उसमें आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। यस। और एक और फायदा देखिए इसमें यह है कि जो हमारे किसान यानी आप हैं, अन्नदाता हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे इस अनुबंध से किसी भी समय निकलने के लिए, जबकि जिनके साथ आपने अनुबंध किया है उनके साथ जो नियम शर्तें हैं वो अलग रखे गए हैं, वहां पर वो एकदम से नहीं निकल पाएंगे। और उसके लिए भी बाकायदा हम कह सकते हैं जो समिति की बात रखी गई है, अगर किस तरह की अगर यहाँ पर जो किसान है उनको लगता है उनके साथ ठगी की जा रही है या और कुछ दिक्कतें उनके सामने अगर आती हैं तो। डॉक्टर बीरपाल जी, यहाँ पर आपसे भी समझना हम चाहेंगे, जैसे कि अभी लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए, लेकिन जब आपने शुरुआत में बात की थी यहाँ पर जो कृषि अवसंरचना कोष की, उसके तहत अगर देखा जाए तो अब तमाम सुविधाएं जो हैं वो किसान के गांव में नहीं बल्कि उसके द्वार पर तमाम पहुंच रही हैं, उसके खेत पर पहुंच रही हैं, और ज़्यादा जो बेहतर भाव है वो मिल पाएगा। क्योंकि जो बिचौलियों की बात कही जाती थी अब कोई नहीं होगा, सिर्फ तकनीकी रूप से हम मान सकते हैं कि तकनीक किसानों तक पहुंच रही है और बेहतर भाव उनको मिल सकेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं भी अपने किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट करते आप बिल्कुल एक एग्रीमेंट लिखेंगे, आपकी सलाह से वो उसके आपके उत्पाद के रेट लिखे जाएंगे कि भाई जैसे आपने धान का उदाहरण इन्होंने दिया, धान की MSP 1868 रुपए है और किसान बेचना चाहता है 2000 रुपए कुंटल, और यदि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है या व्यापारी कर रहा है उसको पता है कि मैं ये वैरायटी दूंगा और ये मेरा मार्केट में 2200, 2300 या 2500 रुपए 100% बिकेगा, तो किसान का तो शुरू में ही अपना रेट एग्रीमेंट होगा कि भाई मुझे तो 2000 रुपए कुंटल मिलेंगे और मुझे कोई चिंता की बात ही नहीं। किसान को मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई चिंता नहीं है, यानी कोई जोखिम नहीं रहेगा। जी डॉक्टर बीरपाल, यानी जोखिम जो है वो अब नहीं रह पाएगा किसानों के लिए। बिल्कुल, किसान बिल्कुल फ्री है, किसान के लिए कोई जोखिम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसान भाई को समझना, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि किसान भाई को हर तरह से सरकार ने सुरक्षित रहने की मतलब फैसिलिटी डेवलप की है इन कानूनों में, ताकि किसान बिल्कुल मजे में रहे और किसान ने जो तय कर लिया उसका वो रेट मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जैसे अपने जो एग्रीमेंट किया है उससे अधिक पैसे मार्केट में उसका रेट ज्यादा होगा, तो उसकी ज्यादा रेट होगा उसकी परसेंटेज भी किसान भाई को फायदा मिलेगा। आप किसान भाई को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, लगातार यही जानकारी जो है हम किसानों को दे भी रहे हैं कि जो आपकी जितनी शंकाएं हैं आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग स्तर पर देखिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ खासतौर से डॉक्टर हरबीर आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब सरकारी खरीद की हम बात करते हैं इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है, क्योंकि कई किसानों को ये भी जानकारी दे दी गई कि जो सरकारी खरीद है वो बंद हो जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएंगी, MSP नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी खरीद जो है क्यों ज़रूरी है, मैं चाहूँगा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और जानकारी दें। तो देखिए, एक तो सरकार का उद्देश्य होता है कि जो हमारे किसान भाई जो भी पैदावार करते हैं उनको उचित मूल्य मिले। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि खाद्य सुरक्षा। तो अपने सभी जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो हमारे कानून बने हुए हैं उसमें ये है कि 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या को हमें कम से कम न्यूनतम मात्रा में जो उनकी मात्रा निर्धारित की गई है खाद्यान्न और दालें और ये उपलब्ध कराने हैं। तो उसके लिए वो मिनिमम प्रोक्योरमेंट, न्यूनतम प्रोक्योर खरीद वो तो जारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो वैधानिक रूप से भी बाध्य है। तो लेकिन उसके बाद में अगर मान लिया आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सारा खाद्यान्न हमने खरीद लिया, उसको भंडारण कहाँ करेंगे? भंडारण नहीं करेंगे तो कई बार आप देखते हैं कि समाचार पत्रों में भी आप देखते हैं कि खुले में अनाज रखा है, सड़ रहा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कटाई उपरांत होने वाले जो लॉसेज हैं, जो हानि हैं, तो बहुत उसके अनुमान आए हैं। कुछ 20% बताते हैं, कोई 25%, लेकिन एक हमारे ICR के संस्थान ने जो अध्ययन किया उसमें 2014-15 के मूल्यों के आधार पे, थोक मूल्यों के आधार पे अगर उसका अनुमान लगा कि 92,600 करोड़, एक बड़ा आंकड़ा, यानी कितना बड़ा। आप ये बताइए, आप 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप बना रहे हो और लगभग
उसी के समान राशि का खाद्यान्न हम वेस्ट कर देते हैं। क्यों वेस्ट कर देते हैं? क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, रीफर वैन, ये भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। भंडारण की ये सब पर्याप्त सुविधाएं कब होगी? जब आप निजी क्षेत्र को भी इसमें भाग लेने का मौका देंगे। जी। ये जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि निजी क्षेत्र आएगा और हमको एक तरह से लूट के ले जाएगा, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल इसको सही मानता हूँ। इसको मैं इस तरह से मानता हूँ कि ये गलत है। और जो इस चीज को किसान भाई सही मानते हैं वो कहीं ना कहीं उस सत्य को स्वीकारने नहीं चाहते जो होता है। क्योंकि देखिए, किसान कृषि उत्पादन ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। ये तो नहीं कि एक साल कृषि उत्पादन हुआ अगले 10 साल में नहीं होगा। हम यही कहना चाहेंगे, जो झूठ है या अफवाहें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें, जो सच है वो आप जानें। और उसी के लिए एक बेहतर मंच हमारा दूरदर्शन किसान का हेलो किसान कार्यक्रम, जिस पर लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। और आपको बता दें, हमारे साथ दर्शक जो हैं लगातार जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, सुनील जी। सुनील जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, मेरा सवाल ये था कि अभी जो हमारा कानून जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बनाया है इस संबंध में, लेकिन सर गेहूं का रेट हमको सीहोर मंडी में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, तो ये कब से क्या लागू रहेगा या क्या रहेगा, इसके लिए कब रेट बढ़ेगा? चलो, बिल्कुल ये जानना चाह रहे हैं कि कब से जो कानून है ये हम मान सकते हैं कि इसका फायदा जो है किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में डॉक्टर हरबीर? ये प्रश्न बार बार उठ के आ रहा है कि हमें एमएसपी नहीं मिल पा रहा है किसान भाइयों के द्वारा। मेरा ये कहना है इसमें कि अगर आप मंडी में जाएंगे तो मंडी में जो खरीद फरोख्त होगी वो केवल एमएसपी पे ही होगी, उससे नीचे कोई आपको प्राइस नहीं देगा एमएसपी के नीचे। जी। मंडी के बाहर अगर आप बेचेंगे और उसमें आप अगर ये पाएंगे कि आपको जो प्राइस मिल रहा है वो एमएसपी से काफी नीचे है, तो उस पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि क्यों नीचे है। क्योंकि वहां पे खरीदार
उस तरह से नहीं पहुंचे, कोई एक खरीदार पहुंचेगा वो अपनी मर्जी से उसका दाम लगाएगा जी। आपके पास इतना प्रोड्यूस नहीं है कि आप अपने साधन से मंडी में ले जाएं, तो आपको मजबूरी में फिर वो कम दाम पे बेचना पड़ रहा है। तो इसी नुकसान से बचाने के लिए ही तो ये मार्केट निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। और केवल निजी क्षेत्र का मतलब यही नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनी आगे खरीद करेंगी, किसान भाई भी, छोटे व्यापारी भी, अपने जो लोकल व्यापारी होते हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छा संबंध बना के रखें किसान भाई से। ये तो नहीं कि एक बार खरीदेंगे दूसरी बार उनके साथ कुछ धोखा कर देंगे जी। पहली बात तो ये है कि ऐसा होगा नहीं, हुआ तो फिर उसमें बिल में, इसमें हमारे अधिनियम में ये प्रावधान है कि उसमें बहुत हैवी पेनल्टीज भी हैं, जो कि 25,000 से लेके और 5 लाख तक का उसमें जुर्माना दंड लगाया जा सकता है जो भी इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। जी बिल्कुल। तो उसी के लिए देखिए हम मान सकते हैं कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि प्रावधान जो है वो इन नए कृषि कानूनों में भी है और आपको भी और ज़्यादा जागरूक होना होगा, सजग होना होगा। डॉक्टर बीरपाल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब किसानों की जागरूकता की बात कही जाती है, ऐसा नहीं किसान को जानकारी नहीं है, हमारे किसान बहुत जागरूक हैं, सारी जानकारी उनके पास रहती है, लेकिन खासतौर से इन नए कृषि कानूनों को लेकर क्या हम मान सकते हैं कि कई तरह की भ्रामक बातें फैला दी गई पहले ही, जिस वजह से जो विरोधाभास की स्थिति है वो नजर आने लगी, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी फायदा इसके जरिए मिल सकता है किसानों को? हाँ बिल्कुल ठीक आपने। मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा, देखो जैसे कि हम हर बार बता रहे हैं कि किसान भाई को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि है तो अपने मन से शंका को, उसने संदेह को निकाल दें जी। देश में 86.21% और स्मॉल फार्मर्स हैं, और वो पूरे हमारा देश में जो रकबा है जिसपे हम खेती करते हैं 47.34% वो खेती करते हैं। तो उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए उनको उचित दाम दिलाने के लिए ही ये एफपीओ योजना सरकार ला रही है। ये इस योजना का जो लाने का उद्देश्य है सरकार का, कृषि क्षेत्र को ऊपर उठाने का ही है जी। बिल्कुल। इस जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा, इस योजना में किसान 11 आदमी मिलकर के अपना कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं, और प्लेन एरिया में 300 किसान जुड़ सकते हैं, और हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में 100 किसान जुड़ सकते हैं। और इस मतलब संगठन को इनकी वर्किंग देखने के बाद सरकार, केंद्र सरकार 15-15 लाख रुपए की हेल्प देगी जी। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि अपना माल उसमें आप रख सकें, और जब भी समय मिले, जब भी मतलब उचित रेट आए, समय मिले मतलब जब भी बाजार में उचित रेट आए, आप अपने माल को अपने मर्जी से, क्योंकि एक गेट होगा जी। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण जी। ना सिर्फ किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, जिसके बारे में आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरीके से एक एफपीओ बनाकर किसान जो हैं बेहतर लाभ कमा सकते हैं। आज के समय की मांग भी है कि किसान एकजुट रहें, किसान एक थे और आगे भी अगर एक रहेंगे, अपने कार्यों को एक साथ करेंगे तो और ज्यादा लाभ उनको मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर बीरपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर बीरपाल हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे कितना फायदा इस नए कानून के जरिए हो सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सुरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो हाँ जी हेलो। सुरेश जी, गुजारिश आपसे करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी मेरे गांव जैसे 10-15 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जी, उसके बाद जब वहाँ तोलने जाते हैं तो जैसे आज अपना डेट में नंबर आ गया आज तोलने का जी, उसके बाद जब 8-10 दिन बाद नंबर लगता है अपन तोलने। आज जैसे आज की डेट में तोलने का था तो कम से कम 10-12 दिन वहाँ पे खड़े रहने का लाइन में, उसके बाद कहीं नंबर आता है तोलने के लिए। ऐसी समस्या क्यों होती है? आप ये जो एक समय यानी लगता है काफी, लगातार जो किसान है अपने उत्पाद को लेकर मंडी जब पहुंचते हैं तो वहां पर काफी इंतजार डॉक्टर साहब उनको करना पड़ जाता है। जैसा उन्होंने कहा कि कभी कभी तो हफ्ता 10 दिन का जो वक्त है वो लगने लगता है। तो अब किसान इस पशुपेश में होता है कि जो उत्पाद लेके मंडी आया है वही इंतजार करे या उसको लेके वापस जाए, तो कहीं ना कहीं लागत का भी यहाँ सवाल उठता है। कैसे अब जो है आने वाले समय में जो लागत है वो हम कम कर पाएंगे? नहीं देखिए, ये बात किसान भाइयों के मध्य से उठ के आ रही है, बार बार आ रही है कि जैसे कि इन किसान भाई ने अभी बताया कि मंडी में हमें इतने दिन तक इंतजार करना पड़ता है।
अगर आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अभी तो आपके पास एक स्थान है, एक केंद्र है बेचने का, तो आपको इतने दिन इंतजार करना पड़ रहा है। एक केंद्र की बजाय अगर आपके पास 50 केंद्र हों तो क्या इंतजार करना पड़ेगा? स्वाभाविक है कि तब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी सरल अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो देखिए जो विकल्प हैं वो आपके सामने ज्यादा होंगे, बाजार बड़ा होगा और आपका जो लाभ है वो भी बढ़ सकेगा। फिलहाल डॉक्टर हरबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो जाना आपने किस तरीके से जो नए कृषि कानून आए हैं आपको और ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं, किसानों के हित में है, लेकिन सिर्फ आपको सच जानना होगा। जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है, उससे बचना होगा। अब चलिए जो हमारा कल का विषय रहेगा इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। कल खासतौर से बात करेंगे सर्दियों में दुधारू पशुओं के रखरखाव की, और बात होगी सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल और उनके फार्म प्रबंधन की। तो विषय आपने जान लिए हैं। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम आपके पास हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।